शुक्ला परिवार में हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। और भला खुश क्यों ना हो, आखिरकार प्रिया की शादी जो होने वाली थी। प्रिया शुक्ला परिवार की इकलौती बेटी थी और हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। पूरा परिवार प्रिया का रोका हो जाने के बाद राहत की सांस लेते हुए सोफे पर बैठता है और शकुंतला कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि प्रिया का रोका बिना किसी रुकावट के हो गया। सच में अब घर की रौनक विदा हो जाएगी तो हम प्रिया को बहुत याद करेंगे। माँ जी, विदा होकर तो हम भी इस घर में आए थे और हमें भी हमारे मायके वालों ने बहुत याद किया था, लेकिन आपने तो हमें हमारे मायके वालों से मिलने दोबारा जाने भी नहीं दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं काजल दीदी। अरे हमारा भी तो मन करता है अपने मायके वालों से मिलने जाने का। कोई बात नहीं, जब प्रिया अपने ससुराल चली जाएगी ना, तब आपको इस बात का एहसास होगा। अब इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। हर कोई शादी की तैयारी में लग जाओ। इसी नवंबर में हमें प्रिया की शादी करनी है, वो भी एकदम धूमधाम से। पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है। रात के समय जब शकुंतला सो रही होती है, तभी उसे सपने में अपनी कुलदेवी के दर्शन होते हैं। शकुंतला घबरा कर उठ जाती है। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने पूरे परिवार को अपने कमरे में बुलाया और बोली, वही मैं कहूं कि हमसे कोई बड़ी चूक हो रही थी, अब जाकर समझ में आया। आज हम प्रिया का रिश्ता पक्का होने पर कुलदेवी के दर्शन करवाना तो भूल ही गए। आप तो जानते हैं ना कि जब भी हमारे घर के बेटे या बेटी का रिश्ता पक्का होता है तो हमें कुलदेवी के मंदिर जाकर माथा टेकना होता है, ताकि शादी बिना किसी अड़चन के हो जाए और शादी के बाद भी बच्ची खुश रहे। पर तुम तो जानती हो कि मेरा स्टील का नया टेंडर डलने वाला है। मैं तो किसी भी हाल में चल ही नहीं सकता। विक्रम बेटा, तुम अपनी माँ काजल, स्नेहा और प्रिया को मंदिर ले जाओ। पिताजी, आप तो जानते ही हो कि मेरा नया बॉस कितना खड़ूस है। पुराना वाला तो ट्रांसफर हो गया और ये नया बॉस तो बिना किसी बड़ी वजह के छुट्टी भी नहीं देता। अभी वैसे भी प्रिया की शादी में कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, इसलिए मैं अभी नहीं चल पाऊंगा। शकुंतला ये सारी बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे देवी माँ, क्या होगा अगर हमारी प्रिया की शादी में कोई मुसीबत आ गई तो? हम क्या करेंगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, फिलहाल के लिए आप सो जाइए, जो करना है वो सुबह आराम से देखेंगे। शकुंतला को नींद तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो सोने की कोशिश करती है। अगले दिन प्रिया भागती भागती शकुंतला के पास आती है और बताती है, माँ, आपको पता है अनुराग की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, यानी कि मेरी होने वाली सासू माँ की। अगर उन्हें कुछ हो गया तो शादी का क्या होगा? मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हो ना हो, ये सब कुलदेवी के गुस्से की वजह से ही हो रहा है। मैंने तो पहले ही बोला था कि हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना चाहिए, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था। वहीं काजल और स्नेहा अपनी सास और ननद के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। ये सारी बातें सुनकर स्नेहा ने कहा, माँ जी, ये जरूरी थोड़ी है कि हमें हर काम के लिए घर के मर्दों की ही जरूरत पड़े। कुलदेवी के दर्शन के लिए तो जाना है ना, हम सब औरतें भी तो जा सकती हैं। हाँ माँ जी, एक काम करते हैं, हम चारों मिलकर दर्शन के लिए चलते हैं। हम सब कुछ अकेले संभाल सकते हैं। हम आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें किसी के सहारे की क्या जरूरत है? बहुत अच्छी बात है बहुओं, मुझे तुम दोनों पर नाज है कि तुम लोग अपनी ननद की शादी की रुकावटें हटाने के लिए कुलदेवी के मंदिर जाने को तैयार हो गए। ठीक है, वैसे भी तुम दोनों ने हमारी कुलदेवी का मंदिर नहीं देखा है। तुम दोनों भी दर्शन कर लोगी तो घर में सब अच्छा होगा। 2 दिन के बाद शकुंतला, स्नेहा, काजल और प्रिया अपना सामान पैक कर लेती हैं और शहर से गांव की तरफ कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल जाती हैं। शकुंतला खुद भी आखिरी बार तब मंदिर गई थी जब विक्रम का रिश्ता पक्का हुआ था, वो भी पूरे परिवार के साथ। उसे ठीक से रास्ता याद नहीं था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। पूरा परिवार पहले एक लोकल बस में बैठता है और वो बस उन्हें एक जंगल और पहाड़ों के पास छोड़ देती है। उस पहाड़ को देखकर काजल ने कहा, माँ जी, हम इस पहाड़ के पास क्यों खड़े हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पहाड़ हमें चढ़ना तो नहीं पड़ेगा ना? शकुंतला ने मुस्कुराकर अपनी दोनों बहुओं और बेटी को देखा। बेटी तो पहले भी कुलदेवी के मंदिर आई थी, वो सब समझ गई। अब तीनों ही शकुंतला का हाथ पकड़कर हाँफती हुई पहाड़ी पर चढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग कुलदेवी के मंदिर के बाहर पहुंच जाते हैं और शकुंतला हाथ जोड़कर कहती है, हे कुलदेवी माँ, जितनी भी परेशानी से ही सही, लेकिन हम तेरे दर्शन के लिए आ गए हैं। अब हमारी बेटी को आशीर्वाद दो कि उसकी शादी बिना किसी अड़चन के हो जाए और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश रहूं।
माँ जी, मेरी होने वाली सास की तबीयत भी ठीक कर देना। मैं नहीं चाहती कि कल को मैं उनके घर जाऊं और वो बीमार पड़ी रहे। सभी लोग अपने मन की मन्नतें मांगते हैं और उसके बाद कुलदेवी के अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। शकुंतला चैन की सांस लेते हुए कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आखिर कुलदेवी के दर्शन हो गए। अब प्रिया की शादी हंसी खुशी हो जाएगी और कोई परेशानी नहीं होगी। माँ जी, आपके दिल को तसल्ली मिल गई। हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। अब जल्दी जल्दी नीचे भी उतरते हैं, अभी बहुत रास्ता बाकी है और हमें घर पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तो घर जाकर कम से कम 10-12 घंटे के लिए सोना चाहती हूँ। आज खाना भी ऑनलाइन ही मंगा लेंगे। वो लोग आपस में बातें करते हुए रास्ते पर चल रहे थे कि तभी अचानक बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। बादल गरजने लगते हैं और तेज आंधी आने लगती है। आगे का रास्ता तय करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी एक चाय की टपरी को देखकर प्रिया कहती है, माँ, कुलदेवी के दर्शन की वजह से हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। वो देखो चाय की टपरी है, वहाँ आराम से चाय पीते हैं और इस मस्त बारिश का मजा लेते हैं। इस बारिश के मौसम में अगर अदरक वाली चाय मिल जाए तो मौसम का मजा दुगना हो जाता है। चलो बच्चों, आज बहुत मेहनत कर ली है, अब थोड़ा सा आराम करने का समय है। दोनों बहुएं ननद और सास अब उस टपरी के नीचे खड़े होकर चाय पीने लगते हैं। मैं घर पर फोन करके बता देती हूँ कि हमें आने में देर हो जाएगी। यहाँ बहुत तेज बारिश आ रही है, इसलिए हम कुछ घंटे लेट हो जाएंगे। काजल फोन करके अपने घर वालों को खबर दे देती है। तभी उसके फोन की बैटरी अचानक बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर नहीं जाता। तभी थोड़ी ही देर में पूरा रास्ता बंद हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है। शकुंतला घबरा जाती है। हे भगवान, अब हम घर कैसे जाएंगे? हम लोग तो इस बारिश में यहीं फंस गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया है। माँ, मैंने तो आपसे कहा था कि कुलदेवी के दर्शन तो हम शादी के बाद भी कर लेते। तुझे अपनी होने वाली सास की बीमारी का इतना डर था, इसी वजह से तो मैंने भी इतनी जल्दबाजी की थी। अब हम क्या करेंगे? आप लोग पहले तो घबराना छोड़ दीजिए। हम लोगों ने तय किया था कि हम बिना डरे हिम्मत से काम करेंगे। जब हम यहाँ तक आ गए तो वापस घर तक भी पहुँच ही जाएंगे। अब और कोई रास्ता है नहीं। हमें जंगल के रास्ते ही शहर की तरफ निकलना होगा। इसी बहाने हमारी ट्रैकिंग भी हो जाएगी। यहाँ हमारी जान पर बनी है और तुझे ट्रैकिंग की पड़ी है स्नेहा। खैर, अब कोई और रास्ता नहीं है तो चलो जंगल के रास्ते ही चलते हैं। दोनों बहुएं सास और ननद हिम्मत करके जंगल के रास्ते निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर इतना मुश्किल होने वाला है। जंगल में अंधेरा जल्दी हो जाता है और अब काजल और स्नेहा को भी डर लगने लगता है। हे भगवान, कितनी जल्दी अंधेरा हो गया। मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अब क्या होगा? मैं घर पर फोन कर देती हूँ, वो हमें लेने के लिए आ जाएंगे। काजल ने अपना फोन चेक किया तो फोन में नेटवर्क ही नहीं थे। स्नेहा, तुम अपना फोन चेक करो, तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहे हैं क्या? मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। नहीं दीदी, मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे फोन में तो 2-2 सिम है, लेकिन एक भी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा। लगता है इस जंगल में नेटवर्क की रेंज नहीं आती। और मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम तो किसी को यहाँ हमें लेने के लिए बुला भी नहीं सकते। अगर हम जंगल में ही फंसे रह गए तो मेरी शादी का क्या होगा? चुप कर नालायक, तू अभी भी अपनी शादी शादी ही चिल्ला रही है। हम तेरी वजह से तो यहाँ पर फंसे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और साथ में तूफान भी आ जाता है। तूफान और बारिश से बचने के लिए वो सब एक घने पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती हैं। हमें यहाँ पर खड़े हुए पूरा 1 घंटा हो गया है। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें आगे आगे चलते रहना चाहिए। अगर यहाँ खड़े रहेंगे तो वैसे भी कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। वैसे भी पेड़ के नीचे से जाएंगे तो हम ज्यादा भीगेंगे भी नहीं। शायद आगे जाकर हमें कोई मदद मिल जाए। यही सोचकर वो सभी आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। काफी दूर चलने के बाद शकुंतला के पैरों में तेज दर्द होने लगता है। वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर बोलती है, आहा, कुलदेवी के दर्शन के बाद वैसे भी थोड़ी देर कहीं आराम नहीं मिला और अब इस तरह जंगल में फंस गए हैं, वो भी इतनी तेज बारिश में। अब मुझसे और नहीं चला जा रहा, मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। शकुंतला वहीं एक पत्थर पर बैठ जाती है और प्रिया उसे उठाने की कोशिश करती है। माँ, आप अभी हिम्मत नहीं हार सकती। आप देखो तो कितना अंधेरा हो रहा है। हम जंगल के बीच में हैं। इस तरह आपका इस पत्थर पर बैठना कितना खतरनाक है। उठ जाओ, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब तो भले ही मुझे किसी जानवर की सवारी करके आगे जाना पड़े, लेकिन मेरे पैर और चलने को राजी नहीं है। मुझसे और नहीं चला जाएगा बाबा, बिल्कुल नहीं।
तभी काजल को दूर एक पुरानी हवेली सी नजर आती है। काजल उसे देखती है और खुश हो जाती है। अरे देखो, हमें वहां चलना चाहिए। वहां एक हवेली है, हो सकता है वहां कोई हो जो हमारी मदद कर दे। और अगर वहां कोई भूत प्रेत हुआ तो फिर क्या करेंगे? तुम ऐसे ही किसी भी पुरानी हवेली के अंदर कैसे घुस सकती हो? थोड़ा तो डरो। अरे कम से कम अपनी नहीं तो हमारी चिंता तो कर लो। अभी तो बड़ी बड़ी ट्रैकिंग की बातें कर रही थी स्नेहा, अब जरा से एडवेंचर सामने आए तो तुम घबराने लगी। यहाँ बाहर रहकर किसी जंगली जानवर का खाना बनने से तो अच्छा है कि हम हवेली में जाकर देखें। या तो मुझे यहीं बैठे रहने दो या फिर उस हवेली में लेकर चलो, लेकिन अब मैं और पैदल नहीं चल पाऊंगी। मेरे पैरों में इतनी जान नहीं है। तुम लोग तो जवान हो, कम से कम मेरी तो सोचो। अब वो सभी मिलकर उस हवेली की तरफ जाती हैं। हवेली बहुत पुरानी थी और जगह जगह जाले लगे हुए थे। हवेली में पूरा अंधेरा था। वो सब उसके अंदर घुस जाती हैं। इस हवेली में तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा है। यहाँ हम क्या करेंगे? करना क्या है माँ जी? जानवरों से बचने के लिए एक रात ही तो बितानी है। चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाते हैं और जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। और वैसे भी इस हवेली में कोई लाइट जलाकर थोड़ी बैठा होगा। यहाँ तो अंधेरा मिलना ही था। चलो ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, शायद वहां खिड़की से चांद की रोशनी आ रही हो। अब वो सब हवेली की पहली मंजिल पर जाती हैं और वहां एक कमरे के अंदर बैठ जाती हैं। वहां अजीब अजीब सी हवाएं चल रही थी और बाहर का शोर आ रहा था। सबको बहुत डर लग रहा था। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसी पुरानी हवेलियों में बहुत अजीब सी चीजें होती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हम कुलदेवी के दर्शन करके आए हैं, इसलिए भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारे मन का वहम है। आप ये सब बोलकर हमें मत डराइए, वरना प्रिया और डरने लग जाएगी और रात काटना और भी मुश्किल हो जाएगा। सब लोग हिम्मत करके बैठे हुए थे कि तभी उन्हें हवेली में किसी के कदमों की आवाज आती है। हे भगवान, ये कदमों की आवाज किसकी आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं है। माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? भूत क्या कभी जूते पहनकर आएंगे जो उनके कदमों की आवाज आएगी? लगता है इस हवेली में हमारे अलावा भी कोई है और उसके चलने के तरीके से पता चल रहा है कि वो अक्सर इस हवेली में आता जाता रहता है। हमें चुपके से देखना चाहिए। अगर वो कोई सीधा साधा इंसान होगा तो हम उससे मदद मांग लेंगे, और अगर कोई गलत इंसान होगा तो हम यहीं छुपे रहेंगे। बस कोई आवाज मत करना। तभी उन्हें बाहर हवेली के हॉल में कुछ गुंडों की आवाजें आती हैं। आज तो बहुत माल लुटा है गांव वालों से। किसी को पता भी नहीं चला है कि हमने इस हवेली के तहखाने के अंदर अपना सारा खजाना छुपाया हुआ है। सच में यार, ये गांव वाले कितने डरपोक हैं। इस हवेली को भूतिया समझते हैं और यहाँ आने से भी डरते हैं। हमारे लिए खजाना छुपाने का इससे अच्छा ठिकाना और कोई हो ही नहीं सकता। चलो चलो, अब यहाँ से चलते हैं। माल तो हमने छुपा ही दिया है, अब कल दूसरे गांव को लूटेंगे। बहुत मजा आ रहा है। वो दोनों गुंडे ये सारी बातें करके वहां से चले जाते हैं। ये सब कुछ उन चारों ने भी सुन लिया था। अच्छा, इसका मतलब ये हवेली डरावनी नहीं है। गांव वाले इस हवेली में ना आए, इसलिए इन गुंडों ने इसे भूतिया बना रखा है। सुना नहीं तुमने? वो लोग गांव वालों का लूटा हुआ खजाना यहाँ छुपा कर रखते हैं। मन तो कर रहा भी जाकर उन गुंडों की पिटाई कर दूं। थोड़ा दिमाग से काम लो स्नेहा। हम औरतें उन गुंडों का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएंगी। उनके पास हथियार भी हो सकते हैं। हमें समझदारी से काम लेना होगा। फिलहाल के लिए रात बिताते हैं और सुबह देखेंगे क्या करना है। पूरी रात वो सब ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए काटती हैं। सुबह होते ही वो जैसे ही हवेली से बाहर निकलती हैं, तभी उन्हें गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ियां काटते और इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। भाई साहब, क्या आप हमें बता देंगे कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है? हम लोग इस जंगल में खो गए हैं। वो आदमी उन्हें रास्ते की तरफ इशारा कर देता है। वो लोग उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक बस आकर रुकती है। बस स्टॉप के पास में ही एक पुलिस स्टेशन भी था। वो लोग बस में चढ़ने वाले थे कि शकुंतला उन्हें रोकती है। अभी तुम लोग रुको, इस बस में चढ़ने से पहले हमें एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। चलो मेरे साथ। शकुंतला अपनी दोनों बहुओं और बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और उन गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है। इसके बाद अगली बस पकड़कर वो लोग वापस शहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस तुरंत उस हवेली में जाती है और तहखाने में से सारा सोना चांदी और लूटा हुआ पैसा निकाल लेती है। पुलिस उसी रात को दोबारा हवेली के अंदर ही छुप जाती है। जैसे ही गुंडे रात को हवेली में आते हैं, पुलिस उन्हें घेर लेती है। अरे यार, आज तो कुछ लूटने के लिए मिला ही नहीं। मजा नहीं आया आज।
कोई बात नहीं भाई, तब भी हमारे पास पहले का इतना खजाना है कि हम कम से कम 10-20 साल तो आराम से बैठकर खा सकते हैं। और वैसे भी इस हवेली में कोई आता भी नहीं। दोनों गुंडे ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ सामने आ जाता है और उन गुंडों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये क्या हो गया? इस हवेली के बारे में इन पुलिस वालों को कैसे पता चला? हमारी सारी मेहनत पर एक ही पल में पानी फिर गया। पुलिस उन सबको गिरफ्तार करके ले जाती है। गांव वाले भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी मदद किसने की है। वहीं शहर में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था और शकुंतला अपना किस्सा सबको बता रही थी। क्या बताऊं आपको, उन गुंडों की बातें सुनकर पहले तो हम डर गए थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। वैसे भी उन गुंडों के पास इतना खजाना था कि मेरी शादी कम से कम 50 बार आराम से हो जाती, लेकिन हम लालची थोड़ी हैं जो गरीब गांव वालों का पैसा रख लेते। और आपको पता है पिताजी, आज के अखबार में भी आया है कि गांव के 2 बड़े लुटेरे पकड़े गए। अखबार में लिखा है कि किसी अनजान मददगार ने उन गुंडों के ठिकाने की खबर दी थी, और वो अनजान इंसान कोई और नहीं बल्कि हम थे। हम तो घर पर बहुत ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। ऊपर से लैंडस्लाइड की खबर भी न्यूज में आ गई थी, लेकिन शुक्र है भगवान का कि तुम लोग खुद भी सही सलामत बचकर आ गई और साथ में इतने बड़े गुंडों का पर्दाफाश भी कर दिया। वो तो होना ही था। हमारी मम्मी और दोनों भाभियां इतनी समझदार जो है। खैर, अब हम लोग प्रिया की शादी की तैयारी आराम से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे घर की इकलौती बेटी की शादी थोड़ी धूमधाम से हो, पर अभी हाथ थोड़ा तंग ही है। समझ नहीं आ रहा कि शादी के खर्चों का इंतजाम कैसे करेंगे। वो लोग बैठकर ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर पर पुलिस इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर को देखते ही शकुंतला हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? कोई परेशानी है क्या? सब ठीक तो है ना? सब कुछ बहुत अच्छा है शकुंतला जी। आपने जिन गुंडों को गिरफ्तार करवाया था उसकी वजह से सरकार आपसे बहुत खुश है। हमने न्यूज में आपका नाम इसलिए नहीं दिया ताकि वो गुंडे छूटने के बाद आपके परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन आपने रिपोर्ट लिखवाते समय अपना नंबर और पता दिया था। आपने बहुत अच्छा किया इंस्पेक्टर साहब। वैसे भी उन बदमाशों का कोई भरोसा नहीं होता। खैर, ये बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? उन गुंडों को पकड़वाने और गांव वालों का खजाना वापस दिलाने के इनाम के तौर पर सरकार की तरफ से आपको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। बस मैं वही चेक आप लोगों को देने आया हूं। अरे वाह, हमने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि गुंडे पकड़वाने के लिए हमें इतना इनाम भी मिल सकता है। यह तो सोने पर सुहागा हो गया। जी सच में, आप औरतों ने उस समय बहुत समझदारी दिखाई। अगर आप वहां उन गुंडों से भिड़ने की कोशिश करती तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते थे, और अगर गांव वालों को बताती तो शायद कोई और खजाना लूटने की कोशिश करता। लेकिन आपने कानून की मदद की। ये बहुत अच्छा फैसला था। ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए। इंस्पेक्टर ये बोलकर 10 लाख का चेक देकर चला जाता है। अब शकुंतला और उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उनके पास प्रिया की शादी के शानदार इंतजाम के लिए 10 लाख रुपए आ गए थे। प्रिया भी बहुत ज्यादा खुश थी। बाय गॉड, अगर ऐसे ही कुलदेवी के दर्शन करने जाने पर और बारिश में फंसने पर खजाना और इतना सारा इनाम मिले, तब तो मैं हर महीने जंगल में फंसने के लिए तैयार हूँ। प्रिया की ये बात सुनकर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। उस दिन के बाद प्रिया के घर में उसकी शादी की तैयारियां बहुत जोरों से चलने लगती हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से होता है और प्रिया भी कुछ महीनों के बाद शादी करके अपने ससुराल विदा हो जाती है। लेकिन बारिश में सास बहू और ननद के फंसने का ये सफर और ये कहानी उन्हें पूरी जिंदगी याद रहती।